दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करूर वैश्य बैंक की। ये दोस्तों इसका चार्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये कंपनी भी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। आप देखेंगे इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये कंपनी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों हम इसका चार्ट की एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कंपनी का नाम है करूर वैश्य बैंक। 204 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में लगभग 4% तक तेज था। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 16,404 करोड़ है। स्टॉक पी बहुत ही वैल्यूएबल दिख रहा है 11 का। ROCE 5.61 है एंड ROE 13% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 93 का लो था एंड 209 का हाई था। कंपनी के बारे में आपको बता दो दोस्तों, तो करूर वैश्य बैंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है, साथ ही साथ कमर्शियल बैंकिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस भी संभालती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का चार्ट है, काफी अच्छी इसमें ग्रोथ दिख रही है। 100 रुपए से 200 रुपए तक पहुंच गई है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक एंड करूर वैश्य बैंक। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो आपका जो रेवेन्यू है वो दिसंबर 2020 में 1350 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1405 करोड़, दिसंबर 2022 में 1695 करोड़ और दिसंबर 2023 में 2139 करोड़। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में 35 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 185 करोड़, दिसंबर 2022 में 289 करोड़ और दिसंबर 2023 में 412 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। दोस्तों इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 13 मई 2024 को आने वाला है, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो मार्च 2012 में 3270 करोड़ था, मार्च 2015 में 5396 करोड़, मार्च 2018 में 5700 करोड़, मार्च 2021 में 5470 करोड़ और करंट में बात करें तो 7788 करोड़ का रेवेन्यू रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 502 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 464 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 346 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 359 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में बात करें तो कुल 1487 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। इसके CAGR की बात करें दोस्तों तो पिछले 10 सालों में 12% की रेट से, पिछले 5 सालों में 21% की रेट से, पिछले 3 सालों में 58% की रेट से और पिछले 1 साल में कुल 109% की रेट से बम्पर तेजी दिखा। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 34,084 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 47,591 करोड़ का, मार्च 2018 में 59,284 करोड़, मार्च 2021 में 65,807 करोड़ और मार्च 2023 में 78,070 करोड़ का उधार है कंपनी के ऊपर। साथ ही अगर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 37,635 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 53,152 करोड़ का, मार्च 2018 में 66,941 करोड़ का, मार्च 2021 में 74,623 करोड़ का और मार्च 2023 में 90,179 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास। लेकिन इसकी जो मेजर कंसर्न का विषय है वो 78,000 करोड़ का इसमें से तो लोन है, जो कि बहुत ही खराब बात है इस कंपनी के लिए। बाकी दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 2.12% थी, क्या बकवास है यार, इतना खराब। वहीं पर मार्च 2024 में 2.20% है, यानी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तो बिल्कुल ही न के बराबर है। FIIs की बात करें तो 21.11% से 15.38% हो गए, यानी यहाँ भी ये गिर रहे हैं। DIIs की बात करें तो 20.07% से 36.22%। DIIs माल बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.02% हो चुकी है एंड पब्लिक की होल्डिंग 56.70 से 46.19% हुई है। अच्छी बात है कि कम हो रही है, लेकिन अभी भी 46% यानी कि सबसे ज्यादा हिस्सा तो पब्लिक के पास है। तो इस स्टॉक में आपको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। माना कि स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस यहाँ जरूरी है। बाकी अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो बैंक एडवांसेस में 0.45% का मार्केट है, बैंक डिपॉजिट्स में 0.43%, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन 0.02% एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन 0.82%। इसके रेवेन्यू की बात करें तो सेगमेंट वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन 65.6%, ट्रेजरी ऑपरेशन 15.3% एंड कारपोरेट होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन 18%। इसके लोन का ब्रेकअप करते हैं तो रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन में हाउसिंग जो लोन है वो 43.1%, मॉर्टगेज
22.7%, ज्वेल लोन्स 12.3%, पर्सनल लोन्स 7.6%, 6.9% अदर्स एंड 6.6% व्हीकल्स। लोन के इसके ब्रेकअप करते हैं तो ज्वेल लोन 25%, मैन्युफैक्चरिंग 23%, पर्सनल लोन्स 15%, ट्रेडिंग 13% एंड एनबीएफसी 4%। तो दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट को देखते हैं। देखें तो इसमें बहुत ही अच्छी तेजी हुई 2017 तक। उसके बाद इसमें बहुत ही लंबा करेक्शन हुआ, एक फ्लैग पोल बना और वापस से इसमें एक तेजी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड करने लगा है। तो अभी इसने अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से एक एंट्री बनती है। आपका अगला टारगेट 230 का लेवल का हो सकता है और अगर यहाँ भी अगर सस्टेन करता है तो जल्दी ये 250 के लेवल तक भी जा सकता है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप पोजीशन लेके बने रहिए और अपना स्टॉप लॉस ऊपर खिसकाते रहिए। बाकी कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।